हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स को कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमारे क्या क्या प्रकार के एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम जब रीडिंग लेते हैं तो जाहिर सी बात है गलतियाँ होना तो ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है कि गलतियाँ तो करता ही है। अब देखो उसमें जो एरर है वो जो है 3 तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग के लिए हमारा एरर आ सकता है। पहला एरर हम पहले तो यही समझ लेते कि एरर है क्या, कि देखो जो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जो हमारा एग्जैक्ट हमारा जो वैल्यू होना चाहिए उससे अगर मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है वो उसको मैं कहूँगा कि इसमें जो है इतना एरर आया है। मैंने कहा कि मुझे जो है बिल्कुल सेंटर पे टारगेट करना था और सेंटर पे अगर मैं टारगेट करता हूँ तो वो मेरे जो है ट्रू अचीवमेंट में या ट्रू एम बोला जाएगा। मैं कहूँगा कि मेरा निशाना एकदम सटीक लगा है, लेकिन बिल्कुल सेंटर में लगने के बजाय मेरा जो निशाना है वो यहाँ पे लगा है। ठीक है, इसके बीच में ये जो गैप आया है इस गैप को मैं कहूँगा एरर, मतलब डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। अगर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है या हमारा जो एम है वो जो है पूरे जो टारगेटेड वैल्यू है उससे थोड़ा डेविएटेड है, तो वो जो जितना भी डेविएशन आया है ट्रू वैल्यू से उसको हमें क्या क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ठीक है, और एरर जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हर 3 तरीके से आ सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को हम जो है ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पहला है हमारा ग्रॉस एरर जिसको हम ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो एरर है, इस एरर में गलतियां जो होती हैं वो सब ह्यूमन की अपनी मिस्टेक होती है। जैसे कि आपने जो है रीडिंग ले रहे हैं, आपने रीडिंग के लिए कनेक्शन ठीक से टाइट नहीं किए, क्योंकि आपको पता है ना कि कनेक्शन सही से लगाने थे लेकिन आपने नहीं लगाए। आपने जो लीड लगानी थी, जो कनेक्टिंग लीड्स लगानी थी वो उल्टी लगा दी। ठीक है, वो एरर हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, आपने जो देखा, आपने देखा 6 लिखा, मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा 6 की रीडिंग देख रहा है लेकिन आपने उसको उल्टा देखा और वो आपने उसको 9 पढ़ लिया, तो वो पढ़ना भी आप ही की गलती कहलाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के एरर जो हैं हमारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन एरर कहलाएंगे। दूसरा क्या है हमारा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हमारे जो है 3 तरीके के हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर में हमारे जो एरर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो सिस्टमेटिक एरर जो है हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है। ठीक, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो निडल होती है वो एग्जैक्टली नो लोड की कंडीशन में, जब हमने उसको कोई सप्लाई नहीं दे रखी तो या तो वो 0 पे होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, मतलब जो भी उसकी रेस्ट पोजीशन है वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन निडल क्या करती है, निडल हमारी यहाँ पे होने के बजाय, ये तो सेंटर यहाँ पे होने के बजाय थोड़ी सी डेविएटेड रहती है। उसकी जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी लूज हो गई। लूज होने से क्या होगा कि जो उसकी कंट्रोलिंग स्प्रिंग है वो उसको कंट्रोल उतना नहीं कर पा रही है। रेस्ट पोजीशन में भी क्या हो रहा है कि हमारी जो निडल है 0 पे ना रह के वो कुछ ना कुछ करंट दिखा रही है। नॉर्मली ऐसा जो है किसी में देखने के लिए मिलता है, जो हमारे जो पुरानी कार हो जाती है या पुरानी जो बसेज होती है उसमें आप देखोगे वो जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड दिखाता है कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, वो या तो हिलता ही नहीं है या फिर वो मैक्सिमम पे पड़ा रहता है। ठीक, या फिर कुछ केस में क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रखी फिर भी वो 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाता रहता है। ठीक है, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे एरर दे रहे हैं उसको कहा जाएगा हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, ऐसे एरर हमारे जो है एमीटर, वोल्टमीटर भी हमारे जो है वाटमीटर, ये भी हमारे एरर देते हैं। इसमें नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक टॉर्सन हेड दिया होता है। नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है वो स्प्रिंग की आती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अपना टेंशन जो होता है वो उसको लूज करती रहती है। ठीक है, तो क्या किया जाए, एक तो ऐसी हाई क्वालिटी के हमारा हम जो है इंस्ट्रूमेंट खरीदे जिससे उसकी जो स्प्रिंग है वो अच्छे मटेरियल की बनी रहे और उसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मेंटेन रहे लंबे टाइम तक। ठीक है, अगर ये सब भी नहीं होता तो उसमें एक टॉर्सन हेड दिया हुआ होता है जहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं नॉब को, और उसके रेस्ट पोजीशन पे ही उसको जो है निडल को 0 पे लाके तब हम कैलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब हम उसको मतलब एडजस्ट करके प्रोसेस को, जैसे हमारी निडल यहाँ पे है, इसको एडजस्ट करके फिर से 0 पे ला रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। मैंने बताया था पहले भी कि इस प्रोसेस को जब हम जो है इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं उसके कैलिब्रेट, उसको कहेंगे कैलिब्रेशन करना। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर कैसा हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, वो इंस्ट्रूमेंट मैंने लैब में बनाया, लैब में जब मैंने बनाया वो इंस्ट्रूमेंट, उस टाइम पे उस लैब का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस था। तो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया वो इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी वो एयर में 20% थी, हवा की नमी 20% है, एयर की जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इन सब चीज़ों पर मैंने जो उसकी रीडिंग ली, और रीडिंग लेने के बाद मैंने एक ट्रू वैल्यू डिक्लेयर कर दी कि इस इंस्ट्रूमेंट की ये पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पे जो है ये इतनी रीडिंग देगा। लेकिन जब मैं उसको इंस्ट्रूमेंट को ख़रीद के लाया और अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए मैंने उसको यूज़ किया, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह मेरे पास सेम स्पेसिफिकेशन रहेगी कि 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, 20% एयर में ह्यूमिडिटी रहेगी, तभी मैं उसको मेजर करूँगा। ठीक है, मान लीजिए मैं जहाँ पे उसको मेजर कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने नेटवर्क्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस का मेटल के केस में बढ़ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर चेंज का। अगर टेम्परेचर चेंज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो उसके जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो गए। ठीक है, वायर का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हमारा, जाहिर सी बात है वो तो वो करंट और वोल्टेज पे तो डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट को वो कम करेगा। ये सारी चीज़ें जो क्या करती है कि एक्चुअल रिजल्ट से हमें डेविएट कर देती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस बढ़ा तो आप कहोगे कि तो इंस्ट्रूमेंट का एरर हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा हुआ है। लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज किसकी वजह से आया? और रेजिस्टेंस में चेंज आया इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं कहेंगे, इसलिए हम उसको इन्वायरमेंटल एरर कहेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो है 6 का 9 पढ़ लिया। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होगा कि हमने जो है इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए हमने एकदम फ्लैट सरफेस पे रखना था, फ्लैट सरफेस पे रख के तब हम जो है रीडिंग लेने वाले थे, जिससे क्या होता, वो जो ग्रेविटी कंट्रोल्ड होता है उसकी जो डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो बिल्कुल सेंटर में पड़ती है, उसका जो पूरा का पूरा जो टेंशन था वो नीचे की तरफ बनने वाला था। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, हमने उसको हाथ में ही पकड़ के हम रीडिंग ले रहे हैं। अब अगर हम उसको हाथ में ही पकड़ के इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहे हैं तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि हमारा हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, और उससे जो निडल होगी वो नो करंट की स्टेट में भी या बिना रीडिंग के भी वो निडल मूव कर जाएगी। ऐसा तो आपने देखा होगा कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेकर उसको सेक करेंगे, उसको हल्का सा हिलाएंगे तो उसकी जो निडल है वो मूव करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी फ्लैट सरफेस नहीं है तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट एकदम एरर जो है वो थोड़ी, अगर मैं ऐसी सरफेस पर रख के दूंगा तो वो या तो कम रीडिंग देगा या ज़्यादा रीडिंग देगा। ठीक है, इस तरीके की एरर। इसके अलावा जो है पैरालैक्स एरर आ जाता है। पैरालैक्स एरर कैसे कि आप जो है आप खुद भी समझ सकते हैं कि देखो, अगर आप एक आंख की तरफ इस पेन को रखेंगे, मार्कर को रखेंगे, और आप इस आंख से देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सामने ही है। लेकिन अगर इस आंख से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सामने नहीं है, ये इस एंगल पे है। ठीक है, तो ये जो एरर आ रहा है कि मैं खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये मेरी आंख के सामने है या मेरी आंख के जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड में है, इस चीज़ को कहा जाएगा मेरा पैरालैक्स एरर। इस तरीके के एरर मुझे है इंस्ट्रूमेंट में देखने के लिए भी मिलते हैं। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए ही जो हमारे एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें नीचे डिस्प्ले में एक मिरर लगाया जाता है, और कहा यह जाता है कि आप सही रीडिंग तब मानेंगे जब आपको निडल की परछाई जो है, निडल की जो शेडो है वो मिरर में दिखाई ना दे। मतलब आप बिल्कुल ऊपर से आके जब उसकी देखेंगे तो उसमें क्या होगा, शेडो जो है निडल के नीचे छिप जाएगी, तब आप कहेंगे कि हाँ आपने जो है सही ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, इस तरीके के एरर को ना आए इसके लिए हमने जो है मिरर लगाया है, और जो एरर उसकी वजह से आती उसको कहा जाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। आई होप जो है तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि किस किस एरर को कौन कौन सा एरर कहा गया है। मैंने अपनी तरफ से देखो जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आपके सामने ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आएगा, उसकी लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड बताना तो संभव नहीं है, बशर्ते आपको याद रहे कि किस क्या क्या चीज़ें ये चीज़ें होती हैं, जिससे आप जो है कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सके कि क्या एरर हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्या एरर हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर है, क्या हमारा इन्वायरमेंटल एरर है। ठीक है, एक आता है फिर हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारे वे एरर होते हैं जिनका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, वो किसी भी कारण से आ सकते हैं, लेकिन उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, मान लीजिए हम जो है एक हमारे पास साउंड मेजरिंग डिवाइस है, हमारे पास साउंड मेजरिंग डिवाइस है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज किया गया है, किसी कारण से जो उसका वायर हमने लगाया है वो हल्का लूज रह गया। ठीक है, वो एरर आ गया। अब लूज वायर रह गया कि ये हमारे जो है उसमें नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने किसी तरीके से भी सोचा नहीं था कि हमारा जो लीड है वो कनेक्ट नहीं होगी ठीक से। ठीक है, या फिर ये हुआ कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीधे की जगह उल्टा रख दिया।
ठीक। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं जो रैंडम एरर में आते हैं। जैसे हम जो साउंड को मेज़र कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा जो साउंड को कैलिब्रेट कर रहा है, साउंड को मेज़र कर रहा है कि कितने डेसिबल की साउंड मेरी आ रही है। उससे 1 मीटर दूर मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट जो उस चीज़ को साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला हमारा स्पीकर रखा हुआ और उसको 1 मीटर पास से मैं जो है उसको मेजर कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि पीछे से हवाई जहाज जो है हमारा गुजर रहा है। जो हवाई जहाज गुजर रहा है वो तो बहुत तेज साउंड करके निकलता है। वो एरोप्लेन जो गुजर रहा है उसके साउंड करने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा साउंड रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो है जिस टाइम पर हम रीडिंग लेंगे उस टाइम पे कोई पीछे से साउंड कर देगा। हवाई जहाज तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा एरोप्लेन के अलावा कुछ भी हो सकता है कि मान लिया बच्चे ही शोर करने लगे। ठीक है, आप जहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक एरिया है, वहाँ पे जो है हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जो रीडिंग ठीक से ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, इसके अलावा लाइट आपकी जो है लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने से उसका जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है या फिर अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस केस में। तो वो सारी चीज़ें जो है रैंडम एरर में आ जाती है कि हम उस चीज़ का एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा जो है उस चीज़ से एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हमारा एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है, और किस एरर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये चीज़ अभी आपको मालूम है। ठीक, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट बनता है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकता है कि हमारा जो है ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। मैं उसको दोबारा दूसरे वर्ड यूज करके एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये समझ में आ जाना चाहिए, इसमें जो है अभी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, ये कुछ इमोजी जैसा लग रहा है, गलती से बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट अब जो है हमारे पास एरर हमें पता है। ठीक है, तो जो बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो इस बात को डिफाइन करते हैं कि सही वैल्यू क्या है, और सही वैल्यू के बेसिस पे ही हम जो है उसको ओवरऑल सभी जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और सही वैल्यू पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको चीज़ें नहीं पता होगी तो जो उसमें कंपोजिशन है हम बनाएंगे उसको बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे जो है अगर रोटी बनानी है तो रोटी में आटे में 1 किलो आटे में मेरा 2 चम्मच नमक लगेगा। 2 चम्मच में भी 1 टेबल स्पून में मेरा जो है मान लीजिए 10 ग्राम नमक आता है, तो टोटल 1 किलो आटे में मुझे 20 ग्राम नमक डालना है। ये चीज़ आपने जो है कैलिब्रेट करी, ये चीज़ आपने टेस्ट करी लगभग 500 बार 1000 बार, उसके बाद आप जो है इस डिसीजन पर पहुँचे कि 1 किलो आटे में मेरा 2 टेबल स्पून ही नमक लगेगा। ठीक है, अब उस टाइम पे आपको जो है टेबल स्पून नहीं मिली, आपने जो है दूसरी स्पून ली और उसको यूज़ करके उसमें नमक डाल दिया, तो हो बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका नमक या तो कम रह जाएगा या फिर नमक ज़्यादा होगा, उससे टेस्ट में डिफरेंस आएगा। ये तो सिर्फ एग्जांपल है एक रोटी का। ये सारा चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में भी या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी एरर क्रिएट करती हैं। जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए कोका कोला की इंडस्ट्री है, उस कोका कोला की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे जो है कंपोजिशन होंगे, क्योंकि उसके अंदर सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, उसके अंदर शुगर कितना डालना है, उसके अंदर वाटर कितना डालना है, कितना उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालना है, कितना उसमें फूड कलर डालना है, ये सारी चीज़ें उसको परफेक्ट कोका कोला बनाती हैं। ठीक है, उसमें से किसी भी कंपोजिशन में अगर थोड़ा बहुत भी एरर आता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज होगा तो उसके जो है क्वालिटी पर फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रहती है। तो इसलिए जो है मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। ठीक है, मान लिया आप जो है घर पे ही घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए आपने एक बीम तो बना ली 12 फुट की, दूसरी बीम बनाई आपने 12.5 फुट की। ठीक है, तो क्या कभी आप जो है फ्लैट छत बना पाएंगे? छत कभी भी फ्लैट बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बीम आपकी लंबी है, वो 6 इंच लंबी है, तो छत कभी आपकी फ्लैट बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें जो है कुछ स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कोई स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक ऑब्जेक्ट लिया गया, इंस्ट्रूमेंट लिया गया और उसके जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स या फिर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स हमने जो है उसकी रीडिंग्स रिकॉर्ड किए। उसके बाद उसकी एक हम ट्रू वैल्यू पर पहुँचे, और उस ट्रू वैल्यू पर पहुँचने के बाद हमने क्या किया, उसको एक इंटरनेशनल पैरामीटर दे दिया कि अब जो देखिए हमारे जो है इसी चीज़ को हम जो है इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं, और अभी जो है जितनी भी चीज़ें हैं इसी के बेसिस पर कैलिब्रेट किए जाएंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर बनाया जाएगा हम इसी के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पैरामीटर है हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया। कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हमारा कि मान लिया मैंने कहा कि 1 मीटर मेरा जो है
1 लीटर नहीं, 1 किलो। जब हम जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा वो होता है आइस 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो वेट होता है आइस क्यूब का, वो हमारा लगभग 1 किलो के आसपास होता है 4 डिग्री सेल्सियस वाले का। तो हमने जो है इस चीज़ को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया। इसके अलावा कुछ हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हैं जो मैं बता दूँ आपको, ठीक है। वो है हमारा 1 मीटर। 1 मीटर में क्या है कि 1/229792458 299 29979 29979, इसके बाद 2458। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी देख के बतानी पड़ रही है, क्योंकि याद करना आसान नहीं है, ठीक है। लाइट को 1 मीटर, ठीक है, लाइट को एक सेकंड में, 1 सेकंड में नहीं, लाइट को इतनी डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, जो टाइम इतने टाइम में, सॉरी, टाइम ऑफ सेकंड, ठीक है, 1/299792458, इतने सेकंड में जितने डिस्टेंस हमारे लाइट कवर करेगी, उस डिस्टेंस को मैं कहूँगा 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। हमारी जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी जो गति है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है 299792458, ठीक है। अगर लाइट हमारी इतने सेकंड में हमारी कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को मैंने कहा कि ये मैं 1 मीटर, इसको जो है मैंने बोल दिया कि इसको मैंने कांस्टेंट का टर्म दे दिया कि इसने डिस्टेंस को कवर किया गया, तो मैं उसको कहूँगा 1 मीटर। अब वो 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लिया कि इतनी ही डिस्टेंस को हम 1 मीटर कंसिडर करेंगे, और उसका एक हमने डिस्टेंस का एक टूल बना लिया कि लगभग एक हमारे पास अब एक टूल है, वो हमारा एक मेटल का वायर हो सकता है, मेटल की रोड हो सकती है, जो हमारी ये बताती है कि ये जो है 1 मीटर का है, ठीक। अब हमने जो है ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया। अब इसको यूज़ करके मैंने जो है एक रोड तैयार की, वो रोड मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड। दूसरा हो गया मेरा क्या, प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि मैंने जो है, जो मेरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, जो मेरा एक कांस्टेंट की टर्म में वैल्यू आई थी, उस टर्म को यूज़ करके मैंने एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। वो इंस्ट्रूमेंट मेरा एग्जैक्टली रेप्लिका है उस स्टैंडर्ड का जो मैंने माना है, ठीक है। तो ये 1 मीटर जो है एग्जैक्टली वही डिस्टेंस बताता है जितने डिस्टेंस हमारी लाइट इतने सेकंड में कवर करती है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब इस प्राइमरी स्टैंडर्ड के बेसिस पे मैं जो है जितने भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करूँगा, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट में इस प्राइमरी स्टैंडर्ड को रेफरेंस लेके तैयार करूँगा, उसको कहलाया जाएगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तीसरा हो गया मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। एक है लास्ट हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या होता है कि उसमें जो है कुछ वैल्यू तो हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं, इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हम जो है अपने खुद के कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम जो है वैल्यू हम मीटर में नहीं लेते भाई, हम तो जो है सेंटीमीटर में कंसिडर करेंगे या फिर फिट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। वे सारे पैरामीटर्स जो हम जो है इंडस्ट्री में सुचारू रूप से काम करने के लिए, लगातार काम बनाए रखने के लिए हम खुद से अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि देखो हमें जो है इतना काम करना है। जैसे कि मैंने आटे और नमक वाला एग्जांपल लिया, आटे में जो नमक 100 ग्राम डालना, 1 किलो आटे में 20 ग्राम नमक डालना है, ये मेरा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है कि इतना ही डालना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है 1 चम्मच ली और उसको लमसम हमने कंसिडर कर लिया कि ये 1 चम्मच में जितना नमक आ रहा है वो मेरा कितना है, 10 ग्राम है, तो मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाल दिया, ठीक है। अब ये कहने के लिए तो हम 20 ग्राम ही डाल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 20 ग्राम नहीं है, क्योंकि हो सकता है चम्मच में थोड़ा ज़्यादा आ जाए, थोड़ा कम आ जाए। हम जो है उसको मेजर करके नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ एक लमसम आइडिया ले लिया है, ठीक है। हम डाल उतना ही रहे हैं लगभग, लेकिन उसको मेजर करके नहीं डाल रहे। हमने क्या किया है कि इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बना लिया कि देखो इतनी वैल्यू हमें जो है डालनी है।
और उसको हर बार मेजर नहीं कर रहे, बस हम अप्रॉक्सीमेट लेके चल ले रहे हैं और उसको बना दे रहे हैं। क्योंकि जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाना, हर बार मेजर करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। तो उसमें जो है अगर एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट एक्सेप्टेबल है तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसके बेसिस पे जो है हम काम करते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को ही हम वर्किंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग या हमारे जो क्या बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हमारे किस किस तरीके के जो है क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, एक बार वो और देख लेते हैं। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से टॉर्क लगते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो हेडिंग है हमारी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है 4 तरीके से जो है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर हम जो है 4 तरीके से ही इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं। पहला क्या हो सकता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अभी बताता हूँ ये जो है किस क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा है हमारा रिकॉर्डिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग है, हाँ भाई दूसरा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है हमारा इंटीग्रेटिंग। ठीक है, और चौथा है हमारा नल डिटेक्टर या नल पॉइंट टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब देखो पहला है हमारा, पहले तो यही जान लेते कि एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं। देखो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो हमारे जो है कंटिन्यूस टाइम में रीडिंग दे रहा है, एक डिस्क्रीट टाइम में रीडिंग नहीं दे रहा। मतलब अगर आप जो है एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो मोस्टली जो है सब में एक क्या होती है, एक निडल दी हुई होती है। वो निडल टाइम के किसी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखोगे वो इसी के अंदर ही प्रेजेंट रहती है और वो जो है कंटिन्यूस जो है रीडिंग देती रहती है। ऐसा नहीं है, देखो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है वो कंटिन्यूस रीडिंग नहीं देता है। उसमें क्या होगा कि मान लिया मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है। अगर इसको 0 से 1, उसके बाद अगर इसको 0 से 2 मुझे रीडिंग देनी है तो क्या होगा, उसको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। पहले ये ऑफ होगी, उसके बाद जो है ऑन होके अगले सेकंड में उसको 1 से 2 बनाएगी। मतलब उसके बीच में मुझे कुछ टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे सप्लाई नहीं मिली। लेकिन एनालॉग वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, उसमें जो है निडल एज इट इज़ प्रेजेंट रहती है और ये जो है यहीं पर मूव करती रहती है। जब भी इसमें निडल में डिफ्लेक्शन होगा वो जो है मुझे कंटिन्यूस टाइम में दिखाई देगा, लगातार मुझे जो है दिखाई देता रहता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो ऐसी जो है स्केल लेकर रखते हैं जो नंबर्स में, डिस्क्रीट नंबर्स में मुझे जो है रीडिंग देते हैं, उनको कहा जाएगा डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट जिसमें निडल होती है और उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है, ये सारी चीज़ कहलाई जाएगी हमारे क्या, एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे 4 तरीके से जो है हमको रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा है। मैंने कहा एक हमारे पास एमीटर है, वोल्टमीटर है, वाट मीटर है, ये सारी चीज़ क्या कर रही है, अगर मैंने उसको कनेक्ट किया वो सिर्फ उस टाइम पे रीडिंग दे रही है। जब मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया वो कोई रीडिंग नहीं दे रही। ठीक है, जब मैंने कनेक्ट किया वो रीडिंग दे रही है, जब मैंने डिस्कनेक्ट किया वो कोई रीडिंग नहीं दे रही। ठीक है, ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो सिर्फ उसी टाइम पर सप्लाई मुझे दे रही है जिस टाइम पर मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा है हमारा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं कि जो अपने अंदर डाटा स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सिस्मोग्राफ हो गया जो हमारे अर्थक्वेक को बताता है। अर्थक्वेक में क्या होता है कि हमारे पास एक पेपर होता है और उस पर एक पेन लगा होता है। ठीक है, और जो भी उसके अंदर अर्थ में वाइब्रेशन होती रहती है वो उस वाइब्रेशन को नोट करता रहता है, लगातार उस पेपर पर जो है ग्राफ बनता रहता है। ठीक है, तो जो पेन प्लॉटर होता है उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे जो है एक एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूस टाइम में हमारी सप्लाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसमें निडल हो, उसमें पेन है, एक पेपर है, लेकिन वो कंटिन्यूस टाइम में हमारी रीडिंग दे रहा है तो हम उसको एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। पहली बात, क्योंकि वो कंटिन्यूस टाइम में है। दूसरी बात,
अब उसमें क्या है कि वो जो है लगातार जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी जितना भी ग्राफ है वो लगातार जो है टाइम के साथ साथ ग्राफ मेरा जो है फिल होता जा रहा है, ग्राफ बनता जा रहा है। तो उस ग्राफ को मैं क्या कहूँगा, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तीसरा है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि वो जो है चीज़ों को स्टोर करने के साथ साथ उसको पहली वैल्यू के साथ ऐड भी करता रहता है। जैसे कि हमारा एनर्जी मीटर होता है, जो घर के बाहर बिजली के बिल के लिए एनर्जी मीटर लगा होता है, उसमें क्या होता है कि आपको देखो पूरे महीने में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, वो सिर्फ इसको रिकॉर्ड ही नहीं करता, उसको पूरा ऐड भी करके रखता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप में ये अंतर है कि जो रिकॉर्डिंग टाइप है वो सिर्फ रिकॉर्ड करता रहता है, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा कितना हो गया है कितना नहीं, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करने से मतलब है। लेकिन जो इंटीग्रेटिंग टाइप है वो डाटा रिकॉर्ड करने के साथ साथ क्या करता है, उसको सम करता रहता है। जैसे कि आप कभी भी देखो जो मीटर वाले लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो क्या करते हैं, वो जो आपके एक अपना डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ और आपको बता देते हैं कि आपने पूरे महीने में इतने यूनिट खर्च की। मतलब उस मीटर के अंदर जितना भी जो है एनर्जी आपने खर्च की है उस सबका रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है तो हम उस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लास्ट है हमारा नल पॉइंट टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल पॉइंट टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे रिप्रेजेंट कब करते हैं, या किसी भी की मेजर्ड क्वांटिटी हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कब, जब उसमें जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है वो एक नल वैल्यू दिखाए। ठीक है, जैसे हमारा पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि देखो मैंने एक वोल्टेज ली और इस वोल्टेज को मैंने 10 वोल्ट रखा, उसके साथ मैंने एक जो है रेजिस्टेंस का एक वायर बांध दिया जिसकी लंबाई है लगभग 1 मीटर। ठीक है, अब नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एक रेंज फिक्स हो गई कि वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक की इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को मेजर करने में हेल्पफुल है। ठीक है, अब मैंने जो है दूसरी वोल्टेज अगर मेजर करनी है तो मान लिया इसकी वोल्टेज x वोल्ट है और ये जो है लगभग यहाँ पे आके ये यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है वो जो है नल रीडिंग देने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नल रीडिंग देने लगा तो आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रीडिंग को मेजर करेंगे। अगर मैंने कहा कि ये जो है 0.4 मीटर पे जो है मेरी जो है रीडिंग नल आ गई, 0.4 मीटर पर रीडिंग नल आ गई, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 0.4 × 10 बराबर 4 वोल्ट आप जो है x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये काम है हमारा पोटेंशियोमीटर का, जो एग्जैक्ट रीडिंग हमारी कब देता है, जब गैल्वेनोमीटर जो उसके अंदर मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है वो हमारी 0 वैल्यू इंडिकेट करे। तो हम कहेंगे 0 वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट हो गई, तो मतलब यहाँ इस पॉइंट पे आके मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, आप जो है इसको मेजर कर लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको एक तो रेफरेंस वैल्यू चाहिए, दूसरा ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। तो सिर्फ लैब में या फिर हाई स्टैंडर्ड जब हमको मेजर करना होता है तभी हम जो है इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री टाइप या फिर वर्किंग जो है कल्चर में उसको यूज़ कम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है वो मेनली कौन कौन सी क्वांटिटीज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होती हैं। इसके अलावा उनको मेजर करने के लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है वर्किंग प्रिंसिपल में हम हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट यूज़ करते हैं। वो किन किन तरीके से हॉल इफेक्ट यूज़ करते हैं, ये 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके के बारे में हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल है, तो हो सकता है बोरिंग हो जाए, हालांकि ये लंबी हो चुकी है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़े रहना। थैंक यू।